बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है कोवेलेंट क्रिस्टल्स या कोवेलेंट सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड हों और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएं, वो कोवेलेंट सॉलिड्स या कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर डायमंड एंड ग्रेफाइट एट्सेट्रा। कोवेलेंट क्रिस्टल्स को हम अपनी आसानी की खातिर दो ग्रोहों में तकसीम करते हैं, जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड्स और दूसरे लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। ऐसे सॉलिड्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स एटम को इस तरीके से जोड़े कि एक 3 डायमेंशनल ह्यूज स्ट्रक्चर वजूद में है, एक बड़ा स्ट्रक्चर वजूद में है। ऐसे सॉलिड्स जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं। मसलन डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एट्सेट्रा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए से एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ें कि एक तह के ऊपर दूसरी तह बनती जाए, कि लेयर्स बनाए, इस किस्म के सॉलिड्स लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड्स यानी तहों वाले कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं। मसलन ग्रेफाइट, कैडमियम आयोडाइड, बोरान नाइट्राइड एट्सेट्रा। खुसूसियात क्या हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की? इनको हम एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि पूरा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स का जिन ज़र्रों पे मुश्तमिल होता है वो ज़र्रे एटम्स होते हैं। गुज़श्ता टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर ज़र्रे 2 किस्म के होते हैं, कैटाइन्स एंड एनाइन्स। उसके बरअक्स कोवेलेंट सॉलिड्स में हर ज़र्रा एटम होगा, ना वो आयन होगा ना मॉलिक्यूल होगा। बॉन्डिंग 3 डायमेंशनली एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाती है, यानी हर एटम एक्स एक्सिस के अलांग भी, वाई एक्सिस के अलांग भी और जी एक्सिस के अलांग भी मुख्तलिफ एटम से कनेक्ट होता जाता है। कोवेलेंट सॉलिड्स के बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं और डायरेक्शनल बॉन्ड्स की वजह से इनमें ओपन स्ट्रक्चर बनता है, यानी स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसेस पाई जाती हैं। पार्टिकल्स की पैकिंग आयनिक सॉलिड्स जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और मेटेलिक सॉलिड्स जिनको हम इंशाअल्लाह परसों पढ़ेंगे की बनिस्बत वीक होती है। आयनिक सॉलिड्स में कैटाइन एनाइन एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इनके बरअक्स कोवेलेंट सॉलिड्स के दरमियान ख़ासा गैप मौजूद होता है एटम्स के माबैन। ये सख्त होते हैं और इनके एटम्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए खातिर खा तवानाई की ज़रूरत होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मगर अक्सर आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स
कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड से अक्सर व बेशतर कम होते हैं, लेस वोलाटाइल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं। इसकी रीज़न क्या है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते और इनमें आयन्स सिरे से भी होते ही नहीं हैं। होते तो मूव करते, तो फिर होने के बाद और शर्त भी लगाई जाती कि मूवेबल होते, तो हैं ही नहीं सिरे से। ग्रेफाइट जो कि लेयर्ड कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है। जो लेयर्स बनती हैं, लेयर्स के पैरेलल फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा चैप्टर 6 में और डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर के अंदर मुख्तसर सा और चैप्टर 9 सेकेंड ईयर में डिटेल से डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का तज़किरा आएगा। बहरहाल इससे मुराद है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, आज़ादी के साथ मूव कर सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं लेयर्स के दरमियान, जो कि मूव करते हैं, जिसके बायस ग्रेफाइट एक अच्छी कंडक्टर है। सवाल पूछा जाता है अक्सर, ग्रेफाइट तो एक अच्छी कंडक्टर है मगर डायमंड क्यों नहीं? तो उसका जवाब यही होगा कि इसमें एलॉन्ग दी लेयर्स, पैरेलल टू दी लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि डायमंड के अंदर इस किस्म का कोई सीन नहीं होता। इसके साथ ये बात भी आप नोट कर लेंगे कि ग्रेफाइट के पैरेलल तो ये कंडक्टर होता है मगर परपेंडिकुलर टू द लेयर ये नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, ना उनका रास्ता पाया जाता है और ना ही उनकी लूज बॉन्डिंग होती है। अक्सर व बेशतर कोवेलेंट सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि पानी वगैरह में हल नहीं होते, मगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसा कि बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह में ईजीली हल हो जाते हैं, फ़ौरन से हल हो जाते हैं। रूल लाइक डिज़ोल्व लाइक यहाँ पे अप्लाई होता है। जॉइंट कोवेलेंट सॉलिड जैसा कि डायमंड, सिलिकॉन, कार्बाइड वगैरह ये सिरे से किसी सॉल्वेंट में हल नहीं होते, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। माजरा क्या है? वो ये है कि इनका जो बिग साइज़ है वो सॉल्वेंट के साथ एटम्स को सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं होने देता, उसके साथ किसी किस्म की बॉन्डिंग, फिज़िकल बॉन्डिंग नहीं बनने देता। चाहे वो आयन डाइपोल बॉन्ड हो, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें आयन्स नहीं है, तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या इस किस्म की कोई और बॉन्डिंग नहीं बनने देता। इनके केमिकल रिएक्शंस काफ़ी सुस्त होते हैं, स्लो होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है स्केच में डायरेक्शनल बॉन्डिंग को। इनकी डिटेल चैप्टर नंबर 6 में आएगी, यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं डायमंड की। डायमंड चूँकि एक कोवेलेंट सॉलिड है, कोवेलेंट क्रिस्टल है, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। डायमंड के अंदर हर कार्बन मज़ीद 4 कार्बन्स के साथ कनेक्टेड होता है और इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। सेंटर में आप कार्बन मुलाहिजा कर रहे हैं, इसके गिर्द 4 कार्बन हैं और उन 4 के साथ जब ये बॉन्डिंग बनाएगा तो इसके गिर्द 4 किस्म के हेड्स बन जाएंगे। दरअसल कार्बन के शेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, पहले शेल में 2 और दूसरे में 4, लेकिन दूसरे शेल के अंदर तरतीब क्या है, 2s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p सब शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p सब शेल के 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आधे भरे हुए हैं
एक खाली है। यानी वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक जोड़े की शक्ल में है जो कि 2s ऑर्बिटल के अंदर नज़र आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं। इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक तो कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, मगर लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास इसकी डायग्राम है, इसमें सेंट्रल कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ये आप देखेंगे, दरअसल इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेता है अपने सिस्टम से और 2s ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे 2pz ऑर्बिटल जो कि खाली है वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर की शक्ल में नहीं है, लिहाजा ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनकी डिटेल चैप्टर नंबर 5 के एंड पे डिटेल से आए, उसमें आएगी इंशाल्लाह। ये डायमंड का स्ट्रक्चर शो किया गया है, इसको आप बनाएंगे, एग्ज़ाम वगैरह में सवाल है तो उसको साथ बनाना होता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट या किसी और लेक्चर के अंदर इसको ड्रा करने का आपको मेथड भी बता दूँ। चंद हक़ाइक़ इसके मुतालिक कि डायमंड के हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरी बात, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ sp3 ओवरलैप के ज़रिए से कनेक्टेड होता है। ये 2 कौन से अल्फाज हैं कि कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर एटम जो है कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 ओवरलैप क्या है, ये चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एग्ज़ाम्स में इनका लिखना भी ज़रूरी है, मगर इनकी 100% डिटेल चैप्टर नंबर 6 के अंदर आएगी, वहाँ इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो जाएगी निहायत आसानी से। बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, यानी डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर हर 2 कार्बन के माबैन फासला मुस्तकिल होता है, कांस्टेंट होता है, और ये 154 पिकोमीटर है। आपकी टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ के अंदर तो ये बात दुरुस्त लिखी हुई है, मगर डायग्राम के ऊपर इसको 1.54 पिकोमीटर कर दिया गया है, जो कि एक मिस्टेक है। अब 154 पिकोमीटर लिखेंगे, और बॉन्ड एंगल सब के सब 109.5 डिग्री के होते हैं, यानी 3 कार्बन जो एडजेसेंट होते हैं, दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो मिलकर एंगल 109.5 डिग्री का बनाएंगे, और ये हर जगह यही एंगल कार फरमा होगा। डायमंड बेसिकली फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। आप क्यूबिक स्ट्रक्चर को मुलाहिजा कर सकते हैं कि इसके 8 कार्नर्स में से हर कार्नर पे एक कार्बन मौजूद है, और जो 6 फेस हैं, और उनमें से हर फेस पे मोस्ट राइट साइड, मोस्ट लेफ़्ट साइड, मोस्ट टॉप साइड, मोस्ट बॉटम साइड, और फिर बिल्कुल फ्रंट और बिल्कुल बैक साइड पे जो फेस बन रहा है, उसके सेंटर के अंदर भी आपको एक कार्बन नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम हुआ ब्रेवेस सिस्टम के 14 क्रिस्टल्स में से। ओके, ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।